सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में अब तक डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल सिनेरियो हिस्ट्री में क्या रहा है इंडिया का बिफोर इंडिपेंडेंस और बिफोर यू कैन से 1857 एंड आफ्टर 1857, कि 1857 से जो पहले एक्ट आते थे, चार्टर एक्ट आते थे, देन उसके बाद जितने एक्ट आए हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट आए हैं। ओके, तो एक जो हमने पिछले में डिस्कस की है वो पॉलिटिकल सेटअप के अकॉर्डिंगली क्रोनोलॉजी डिसाइड की है। अभी हम जो बात करेंगे, अभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड? तो 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ जो होती है वो इंग्लैंड से एक रॉयल चार्टर भेजती है इंडिया, जिसको कैप्टन हॉकिंस लेके आते हैं। ये जब इंडिया आते हैं उस टाइम जो मुगल रूलर होता है वो होता है जहांगीर। तो ये सूरत में आते हैं 1600 के आसपास। 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश होती है सूरत में। ओके, इसी के साथ टाइम जाता है, इनकी जो जो आपस में अलाइनमेंट रहती है उस अलाइनमेंट के साथ साथ ये 3 प्रेसिडेंसी कंट्रोल करते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। तो इसी तरह चलता रहता है। अब जैसे आपने कोई भी चीज है, कोई एमओएम साइन किया तो उस पर प्लस माइनस होते रहते हैं। तो उधर से ब्रिटिशर्स का एक मेन था कि हमें ट्रेड करना है। अब जो बिजनेसमैन होता है उसका हर साल, जैसे हम अभी की डेट में देखते हैं कि हर साल इंक्रीमेंट लगता है। तो ऐसे ही जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उनको भी हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखाना था। तो उस प्रॉफिट को दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं क्लैश होते थे। तो वो क्लैश इतने बढ़ गए थे कि 1757 में सिराजुद्दौला एक रूलर थे बंगाल के। तो बंगाल के सिराजुद्दौला रूलर को जब पता लगता है कि हो रहा है तो ये अटैक कर देते हैं उस फोर्ट विलियम्स पे। फोर्ट विलियम्स होता है जहां पे बंगाल में ब्रिटिशर्स आगे रहते हैं, वो अभी भी है, आप देख सकते हैं गूगल पे। तो जैसे ही सिराजुद्दौला अटैक करता है तो बुरी तरह से उनकी सारी फैक्ट्री तोड़ देता है, फोर्ट विलियम्स पे अटैक कर लेता है, अपना हक जता देता है कि मैं रूलर हूं अभी भी, ये वो। तब वहां पे रॉबर्ट क्लाइव होते हैं एक आर्मी, ब्रिटिशर्स आर्मी में चेन्नई में। तो चेन्नई से ब्रिटिश आर्मी उनको बंगाल बुलाती है, बंगाल आते हैं तो उनकी उनसे लड़ाई होती है जिसको 1750 में बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं या। और इसी के बाद बैटल ऑफ बक्सर होती है। वो क्या होती है, इस बैटल में जो सिराजुद्दौला के सपोर्टर होते हैं वो ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं और सिराजुद्दौला हार जाता है। ब्रिटिशर 7 साल बाद जो सिराजुद्दौला का सपोर्टर इनके साथ होता है उसको भी मार देते हैं। तो जस्ट ये आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स का 1764 था। पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंडिया में काउंट होती है वो होती है, फर्स्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स इंडिया का बैटल ऑफ प्लासी में होता है 1757 के बाद। ब्रिटिशर्स उसको पूरा ओवरटेक कर लेते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव होता है, ये निजामत और दीवानी 2 राइट निकालता है सेटअप में। निजामत राइट जो होते हैं वो आपका नवाब, बंगाल का जो नवाब होता है उसको देते हैं कि आपने ये कंट्रोल करना है, और दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रखते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया कि इनमें आपस में क्लैश होता था फाइनेंशियल उसको लेके, टैक्स को लेके, प्रॉफिट को लेके। तो ऑब्वियसली जो इनका दीवानी राइट थे रेवेन्यू का वो इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा और इसको कह दिया कि तू लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सिर्फ, और कुछ नहीं करना। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव एक पॉलिसी देता है, डुअल पॉलिसी जिसको कहते हैं। अब वॉरेन हास्टिंग आता है 1773 में, इसी क्रोनोलॉजी में जैसे ये शुरू हो गया जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। तो ये जब आता है तो बुरी कंडीशन होती है फाइनेंशियली, क्योंकि ये बिल्कुल ही हरासमेंट शुरू कर देते हैं। तो ये आगे पहले तो कुछ रिफॉर्म्स लेके आता है कि जिसमें आप किस तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आए। जो डुअल सिस्टम होता है इसको खत्म कर देता है। हालांकि ये खत्म करने का मतलब ये नहीं होता कि इनको सपोर्ट कर रहा है, इसका अब भी मतलब ये होता है खत्म करने वाला इनको जो बेनिफिट मिल रहा है, लेट अस सपोज 60 यहां मिल रहा है और 40 यहां मिल रहा है, तो ये आने के बाद ये बेनिफिट 70 और 30 ही करता है। ओके, ऐसा नहीं है कि खत्म करने के बाद कुछ बेनिफिट इंडियंस को देता है। जो बंगाल यहाँ पे नवाब को एक अलाउंस सेट होता है वो 32 लाख का कुछ, उसको हाफ कर देता है जो एनुअली उसको पे करते हैं। एक मुगल को एनुअल पेमेंट जाती है वो रोक ही देता है कि कुछ नहीं देना, जहां या उस टाइम का जो भी मुगल रूलर रहता है अकाउंटेंट जनरल अपॉइंट कर देता है। कैलकाटा को कैपिटल बनाता है 1772 में, इसके आने से पहले। ओके, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट 2 कोर्ट लेके आते हैं। सिविल कोर्ट होती है जो आपका डिस्ट्रिक्ट में जैसे डीसी रहता है, डीएम रहता है, वो देखता है। क्रिमिनल कोर्ट आपके जजेस देखते हैं। इसके टाइम वॉर सबसे ज्यादा हुई है। सबसे पहले तो रोहिला वॉर हुई। रोहिला वॉर आप ये कह सकते हैं इंडियन की आपस में स्टेट्स में जो वॉर हुई है, अवध की मराठा के साथ। तो क्या होता है, नवाब ऑफ अवध हास्टिंग के साथ मिलके इन्वेड कर देता है। यहाँ पे आपका रहमत खान करके एक रूलर होता है। तो रोहिला वॉर 1774 में आते ही फेस करता है डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन वर्स्ट फाइनेंशियल कंडीशन। उसके एंग्लो मराठा वार होती है 1775 से 82 में। इसमें भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट होते हैं जो आपस में इंडियन के राजाओं के, तो ब्रिटिशर्स का फायदा उठा के एक के साथ होके दूसरे को मरवा देते हैं।
उसका सेकंड एंग्लो मैसूर वार होती है जिसमें हैदर अली होता है। हैदर अली उस टाइम फ्रेंच और मराठा की सपोर्ट लेके ब्रिटिशर्स को हरा देता है, और ये मरता कैंसर की वजह से है आगे जाके। तो ये सब चल रहा होता है, तो सडनली इंडिया में पिट्स आता है, ब्रिटिशर्स इसको भेजते हैं। अब पिट्स का जैसे हमने पिछले में पढ़ा था, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एस्टेब्लिश कर देता है, इनकी पेमेंट का डिसाइड करता है। तो वो हास्टिंग को ये चीजें पसंद नहीं आती, हास्टिंग चला जाता है और रिजाइन दे देता अपना। वहां जाके इसके ऊपर भी केस चलता है, ये वॉर्स को लेके, इसको लेके, और जो ये चीजें बंद कर देता है इसको लेके हास्टिंग को भी वहां पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। तो हास्टिंग का चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। इस तरह पिट्स इंडिया के बाद आपके जो नेक्स्ट हास्टिंग के बाद जो रूलर आता है वो होता है कॉर्नवालिस, 1786 से 1793 के लिए। ये होते हैं, एक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है उस टाइम में यूके के साथ ही, ब्रिटेन के साथ, जब अमेरिका अलग होता है। उस टाइम के बहुत अच्छे सोल्जर हुए थे, तो इनको यहाँ पे वो भेज देते हैं गवर्नर बना के। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ये लड़ते हैं जिसमें टीपू सुल्तान इनके साथ रहता है, पर टीपू सुल्तान हार जाता है। एक्चुअल में टीपू सुल्तान जीत जाता है यहाँ से, पर इतना बताया नहीं गया। तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज यही लेके आते हैं सिविल सर्विस इंडिया में, यही स्टार्ट करते हैं। कोर्ट बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, थाना, और थाने के अंदर जो थानेदार होता है जिसको दरोगा कहते हैं, वो ये पोस्ट ये भी लेके आते हैं, यही लेके आते हैं इसको। तो ये कॉर्नवालिस के बारे में काफी ये रहता है, पर थे ये भी बेटरमेंट के लिए नहीं, हरासमेंट के लिए ही थे। पर इन्होंने ये कह सकते हो कि जो होच पोच थी, एक 5S की तरह का इन्होंने एक सिस्टम को साफ किया था, कि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की थी कि कौन सा क्या करेगा, कौन क्या करेगा, अदरवाइज ऐसा होच पोच नहीं था। तो इसके बाद जो आता है वो आता है लॉर्ड वेल्लेस्ली। ये बहुत ही शातिर होते हैं, आप कह सकते हैं। सब्सिडरी अलायंस लेके आते हैं। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स की जो आर्मी रहेगी वो किंग मेंटेन करेगा, उनको पैसे वो देगा, सारा कुछ वो देगा, अपने राज्य में रखेगा, और कोर्ट के अंदर वो भी सोल्जर के साथ खड़े होंगे। तो ये इनकी एक पॉलिसी थी। दूसरा ये कहते थे कि जो किंग के साथ हमारी ये पॉलिसी है, और दूसरा ये कहते थे हम किंग को सपोर्ट करेंगे, कल को किंग की कहीं लड़ाई होती है तो हम ब्रिटिशर आर्मी लड़ेगी किंग के साथ, पर इसके अगेंस्ट किंग को ये मेंटेन करना पड़ेगा। किसी भी यूरोपियन पावर, जो उस टाइम पे फ्रेंच चल रहे थे वहां पे, उनसे इनको कट ऑफ होना पड़ेगा। अगर हमारे साथ है तो ब्रिटिशर्स के अलावा यूरोपियन कोई भी पावर हो, पोर्टुगीज हो, डच हो, फ्रेंच हो, किसी से कोई बातचीत नहीं। और इंडियन पावर के साथ भी आपको कुछ वो नहीं करना इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह से। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है जिसमें टीपू सुल्तान मर जाता है। ये एक्चुअल में क्या होती है, टीपू सुल्तान यहाँ से सपोर्ट लेता है आपकी बाहर की, फ्रेंच की, इजिप्ट की, बाहर से। और ये देखते देखते क्या ब्रिटिशर्स ये क्या करते हैं, मराठा जो होते हैं उस टाइम उनको अलग कर देते हैं कि हमने कुछ नहीं करना, ना हमारे साथ लड़ना है ना उनके साथ लड़ना है। इस वजह से ये बंदा समझ नहीं पाता और ये हार जाता है, जिस वजह से अपने आप को गोली मार लेते हैं। ओके, इसके ही क्रोनोलॉजी में आपके नेक्स्ट आते हैं विलियम बेंटिक। इनको मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का फादर कहा जाता है इंडिया में। जो इंग्लिश लैंग्वेज आज के में मैंडेटरी है हर इंस्टीट्यूशन में, वो इन्हीं की वजह से है, जो इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है। एनलाइटेंड और लिबरल थे ये काफी। और इनकी जो एक मेजर है जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ये है कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो ये बने थे। ओके, तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, पर हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से 1805 देन 1823 तक हमने डिस्कस किया। इसी के साथ हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्या क्या 1823 से 1857 तक कौन रहे थे, और किसकी वजह से क्या हुआ था कि रिवोल्ट एक होना पड़ा। जैसे सबसे मेजर कारण तो ये था सब्सिडरी अलायंस। इसके साथ ही एक और कारण था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये लेके आते हैं आपके डलहौजी। अंडरस्टूड, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसका क्या मतलब होता है कि अगर एक किंग और क्वीन है, अगर उनका कोई मेल लड़का उनका अपना नहीं है या उनकी फीमेल लड़की है, तो जो भी उसका नेक्स्ट उत्तराधिकारी होगा, इनहेरिटेड जो किंग होगा, वो किंग राजा का नहीं होगा, वो सब ब्रिटिशर्स का होगा। इस तरह की एक पॉलिसी थी, जो इसी पॉलिसी में रानी लक्ष्मीबाई हम देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई आपकी इसी पॉलिसी के थ्रू ही, मतलब जो रिवोल्ट होता है उसमें रानी लक्ष्मीबाई का इस पॉलिसी की वजह से काफी अग्रेशन होता है और वो फाइट करते हैं इनके अगेंस्ट। अंडरस्टूड, तो ये हमारा काफी एक हिस्ट्री का काफी मेजर आप कह सकते हैं मॉडर्न और मॉडर्न का ही ये पार्ट है, मेडिवल टू मॉडर्न की जो ट्रांजिशन है उसके बीच का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे 1857 तक खत्म करने की, और उसके बाद 1858 से 1947 की एक पूरी वीडियो में खत्म करने का, जिसमें कांग्रेस बनी थी, आपके सूरत स्प्लिट, जितने जितने आगे कांग्रेस के बाद क्या क्या इंसिडेंट हुए।
तो विद इन 2 to 3 वीडियोस मैं कोशिश करूंगा हम हिस्ट्री खत्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।